आज इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे। अगर सच जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, वरना कभी नहीं जान पाओगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के आज़ादी के लिए क्या किया था हम सब जानते हैं, लेकिन 90% लोग ठीक से नहीं जानते हैं। आज उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक जानकारी तो सबके पास है, लेकिन हम शुरू करेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। 1939 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है। इनका काम था भारत के कोने कोने में जाके लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करवाना और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना, और इससे लोग बहुत तेजी से जागरूक हो भी रहे थे। और ब्रिटिश सरकार समझ गए कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो उनके खिलाफ कभी भी विद्रोह हो सकता है। इसीलिए 2 जुलाई 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता प्रेसिडेंसी जेल में रखा, और वहाँ उनके साथ दूसरे कैदियों की तरह बर्ताव कर रहे थे। उनके साथ राजनीतिक अपराधी की तरह जैसे बर्ताव करना चाहिए था वैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे। इसी डिमांड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और धीरे धीरे बीमार होने लगे। तब ब्रिटिश सरकार डर गए। ब्रिटिश सरकार सोचे कि भारत के लोग पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ है, और ऊपर से अगर नेताजी को जेल के अंदर कुछ हो गया तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार 5 दिसंबर 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहा करके एल्गिन रोड के पास अपने ही घर में नजरबंदी करके रखे। उनके ऊपर ब्रिटिश सैनिक हर वक्त नजर रखते थे, उनको घर से निकलने ही नहीं देते थे। उस समय उन्होंने देखा देश के अंदर रह के ब्रिटिश को हरा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने देश के बाहर की शक्तियों की मदद लेने सोचा। और यहाँ से असली कहानी शुरू होता है। और 42 डेज की प्लानिंग के बाद 16 जनवरी 1941 में नेताजी ने अपना भेष बदला, लंबे लंबे दाढ़ी, पंजाबी कपड़े, और अपना नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, और ब्रिटिश के नजरों से बचते हुए अपने घर के पीछे से रात के 1:30 बजे बाहर निकले, जहां उनका भतीजा पहले से ही जर्मन मेड वाल्डर कार लेके उनको लेने के लिए खड़े थे। और दोनों मिलके सीधा पहुंच गए 17 जनवरी सुबह गोमो रेलवे स्टेशन, जो फिलहाल झारखंड नाम पे जाने जाते हैं। और ऐसे दिल्ली से पेशावर में जाके उन्होंने वहाँ के संग्रामी के सीक्रेट जगह पे रुके, और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद मियाँ अकबर शाह उनको बॉर्डर पर करवाने के लिए सब तरह की हेल्प किया। और 26 जनवरी पेशावर से अफगानिस्तान जाने के समय उनके साथ थे भगत राम तलवार, क्योंकि वो जानते थे नेताजी को कौन से रास्ते से ले जाना सबसे सेफ होगा। और ऐसे नेताजी पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान के काबुल में पहुंच के उन्होंने दोबारा भेष बदल के अपना नाम रखा ऑर्लैंडो माजोटा, और परिचय दिया एक इटालियन बीमा एजेंट। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कौन कौन सा देश उनको मदद कर सकता है, और वो सब देश के एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करने लगे। ऐसे कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद रशियन एम्बेसी नेताजी को कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा ऐसा बोल देता है, क्योंकि रशिया उस समय खुद जर्मन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था, और ब्रिटिश के साथ रशिया का संपर्क अच्छा था, इसलिए ब्रिटिश के साथ संपर्क को बुरा नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद वो जर्मन चले गए। जर्मन में जाके उन्होंने हिटलर के साथ मीटिंग करके उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर स्थापना किया, आज़ाद हिंद रेडियो चालू किया, और फ्री इंडिया लेजेंड गठित किया। और इतना कुछ करने के बाद भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, और वो प्रॉब्लम है भारत और जर्मन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत पे जर्मन से सीधा हमला करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तब जर्मन के सरकार खुद नेताजी को बोलता है कि तुम जापान के पास जाओ, क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है और भारत के बहुत करीब भी आ गया है। इसीलिए नेताजी जापान जाने के लिए सोचा, लेकिन जापान जाने के समय रास्ते में उनको बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि हर एयरलाइन पर, हर शिप पर ब्रिटिश नजर रखते थे और पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इसीलिए जर्मन सरकार नेताजी को सबमरीन से भेजने के लिए सोचा। 8 फरवरी 1943 में किल बंदरगाह से U-180 सबमरीन पे नेताजी को जापान की ओर भेज दिया गया, और जापान के तरफ से भी एक सबमरीन I-29 को नेताजी को लेने के लिए भेज दिया गया। और ये दोनों सबमरीन 26 अप्रैल 1943 में भारत महासागर के बीच मादागास्कर के साउथ ईस्ट में पानी के नीचे से ऊपर आता है, और जर्मनी सबमरीन से जापानी सबमरीन में नेताजी को लेके जापान की ओर चले जाता है, और सुमात्रा के सबांग नेवल बेस पर पहुंचते हैं। और
वहां से पहुंच जाते टोक्यो, उस समय का जापान के पीएम हिदेकी तोजो के साथ मीटिंग करने के लिए। अब हिदेकी तोजो भारत पे ब्रिटिश के खिलाफ आक्रमण करने के बात को मान लेता है और उसके बाद नेताजी टोक्यो से सिंगापुर चले जाते हैं, जहां पहले से ही कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज को बनाने की कोशिश किया था, लेकिन जापान के कुछ शर्त के कारण वो पूरा नहीं बन सका। लेकिन नेताजी जब 4 जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज का कमांडर बने, तब उन्होंने जापान को साफ कह दिया कि जापान सिर्फ आजाद हिंद फौज को मदद करेगा, आजाद हिंद फौज जापान के अंडर में काम नहीं करेगा और आजाद हिंद फौज सिर्फ भारत के लिए ही लड़ेगा। और नेताजी का इन बातों से जापान सरकार कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे नेताजी का इतना लोकप्रिय होना और उनका लीड करने का तरीका इतना अच्छा है कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ ना कुछ असर जरूर करेगा। और वहाँ नेताजी ने पहला महिला आर्मी गठित किया, जिसका नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट को संभाल रहे थे कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। उसके बाद नेताजी धीरे धीरे आजाद हिंद फौज को सिंगापुर से बर्मा भेजने लगे, जो फिलहाल म्यांमार नाम पे जाने जाते हैं। और भेजने का कारण था भारत पे ब्रिटिश के खिलाफ हमला करना, क्योंकि बर्मा ही एक ऐसा देश है जो जापान के कब्जे में है और भारत के साथ सीमा शेयर करता है। इसके बाद आईएनए की सेना को 18 मार्च 1944 में भारत सीमा क्रॉस करके हमला करने की अनुमति दी गई और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन यू गो। इसके बाद आजाद हिंद फौज भारत के अंदर मणिपुर में घुस के एक के बाद एक इलाका जैसे मोरे, तेंगनोपाल, चतपुर और 14 अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज का कर्नल शौकत अली मालिक मोइरांग को कब्जे में ले लेता है और पहली बार भारत के मिट्टी में आजाद हिंद फौज का तिरंगा लहराया गया और बोले कि मोइरांग आज से आजाद हिंद सरकार के अधीन में रहेगा। इसके बाद जब आजाद हिंद की सेना इम्फल और कोहिमा कब्जे करने के लिए आगे बढ़े, तब उनके सामने आया बड़ी चुनौती। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, चारों तरफ घना जंगल था और उन्हीं ऊंचे पहाड़ों में ब्रिटिश सेनाओं ने पहले से ही मजबूत बंकर बना के रखा था। ब्रिटिश सैनिकों को समय पर खाना और हथियार मिल रही थी, क्योंकि उन्हें एयर रूट से सप्लाई दी जा रही थी, जो आजाद हिंद फौज को नहीं मिल रही थी। इसी बीच बरसात शुरू हो गया, पहाड़ी इलाके रास्ते घने जंगल और कीचड़ से भर गया, इसलिए खाना और हथियार समय पर पहुंच नहीं पा रहा था और हथियार लेके आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए कई सैनिक मलेरिया, डायरिया, तेज बुखार से बीमार होने लगे। इन्हीं हालातों के वजह से हिम्मत और साहस होने के बावजूद भी आखिरकार ब्रिटिश सेना के सामने आजाद हिंद की फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस कोशिश से भारत के आम लोगों को ये समझ में आ गया था कि भारत आजादी के लिए लड़ भी सकता है। इसी वजह से भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता को पाने की चाह और तेज हो गया। इसलिए बाद में जो विद्रोह हुआ था वो बहुत जोरदार था, इसलिए शायद भारत इतनी जल्दी आजाद हो सका।